अभी पूरे इंडिया में हर एयरपोर्ट पर एक केओस मचा हुआ है। कोई अपनी खुद की शादी में नहीं जा पाया तो किसी का लाखों का नुकसान हो गया। कोई अपने फैमिली मेंबर के फ्यूनरल में नहीं जा पाया तो कोई कई दिनों के लिए बेघर और लावारिस की तरह भूखा प्यासा पड़ा रहा। और इन सारे इंसिडेंट्स में जो सबसे सैड इंसिडेंट वायरल हुआ वो था ये। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो प्यार। But thankfully, no one died at least in last few months, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले 158 लोगों की एक साथ मौत हो गई। 2005 में 121 लोगों की और जून 2025 में 270 लोगों की। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि शायद अभी तक हम उस लाचार, लावारिस, बेसहारा भीड़ का हिस्सा थोड़ी ना बने हैं। लेकिन जिस दिन बनेंगे तब क्या करेंगे? जिस दिन हमारा कोई अपना किसी हॉस्पिटल में हमें देखने को तरस रहा होगा, या किसी की छोटी बहन अपनी शादी के दिन अपने भाई का इंतजार करते करते थक जाएगी, तब क्या करेंगे? क्योंकि कोई जादू की छड़ी ना आज है और ना कल होगी तो बस वही लाचारी, गुस्सा और निराशा। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज मृदुल द्विवेदी। बजर बट्टू दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हो सकता है कि शायद ये वीडियो आप तक सुबह पहुंचे, हो सकता है कि रात के 12 बजे या फिर दोपहर के 3 बजे, बट स्टिल गुड मॉर्निंग, बिकॉज आई एम हियर टू वेक यू अप। दरअसल इस पूरे गोलमाल की शुरुआत हुई 2 दिसंबर से। सबसे पहले 2 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस की 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 3 दिसंबर को 200, 4 दिसंबर को 300 और सबसे बड़ा डिजास्टर 5 दिसंबर को हुआ, जब 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। फिर 6 दिसंबर को 850, 7 दिसंबर को 650, 8 दिसंबर को 500 और 9 दिसंबर को 400। और इस पूरे डिजास्टर में कितने लोग फंस गए? लगभग 8,37,000। अब इंडिगो का कहना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है, और एविएशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। अगर हम ये भी मान लें कि ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच है, तो ये इतना बड़ा डिजास्टर कैसे बन पाई, और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? लेट्स फाइंड आउट। एविएशन इंडस्ट्री को बिलियनियर कर्स बोलते हैं। सहारा, स्पाइसजेट, किंगफिशर, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। जब भी कोई बिलियनियर बनता है तो उसकी इच्छा होती है कि मेरी भी एक एयरलाइन कंपनी हो, लेकिन एयरलाइन जो इंडस्ट्री है वो लॉस मेकिंग है। मैक्सिमम प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। आप एग्जाम्पल देख लो, कितनी एयरलाइंस थी और आज कितनी है। बट ऑन दी अदर हैंड, सिर्फ 2005 में, मतलब आज से 20 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी इंडिगो, जो कि 2012 तक आते आते मार्केट शेयर के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई। और 2025 तक आते आते 2700 फ्लाइट्स डेली उड़ती है उसकी। अब ऐसा क्यों है कि बाकी की जो कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर बहुत कम है, और इंडिगो का लगभग आज का जो मार्केट शेयर है वो 65% प्लस है। कोई 68% तक भी बोलता है, लेकिन वो 65% प्लस के आसपास है। तो कैसे है? इतने लोग डेली कैसे उड़ रहे हैं उसके साथ? कैसे वो एक सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई? उसका रीजन पहले ही मैं छोटे ब्रीफ में बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि ये लो कॉस्ट है। इसने टारगेट किया मिडिल क्लास को, कि जो लोग एक्सपेंसिव एयरलाइंस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इंडिगो ने उन्हें प्रोवाइड की लो कॉस्ट सर्विस। दूसरी चीज, इट वाज एन ऑन टाइम एयरलाइन। इसके कभी भी डिले होने की खबरें नहीं आती थी। सेकंड है सिंप्लिसिटी। मैक्सिमम एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रही थी वो अपने कस्टमर्स को दे रही थी क्या? फूड सर्विस, बेवरेजेस, अदर सर्विसेज, एंटरटेनमेंट। बट इन्होंने क्या कहा कि क्योंकि हमें एक लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए हम ये सारी जो लग्जरी है इसको हटा देंगे। और जो मिडिल क्लास है उसको सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने कम पैसों में पहुंच जा रहा हूँ। तो इन्होंने प्रोवाइड की लो कॉस्ट सर्विस। उसके बाद आती है अफोर्डेबिलिटी। जब ये सारी सर्विसेज हटा दी गई तो वो हो गई अफोर्डेबल। अब आते हैं करंट सिनेरियो पे। जनवरी 2024 में डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एक रिन्यूड FDTL डॉक्यूमेंट जारी करता है।
FDTL मीन्स फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये बेसिकली होता है पायलट्स के लिए और क्रू मेंबर्स के लिए। इसमें क्या होता है कि पायलट्स मस्ट नाउ गेट 48 कंसेक्यूटिव आवर्स ऑफ रेस्ट अप फ्रॉम 36 आवर्स अर्लियर। पहले क्या होता था कि जो पायलट्स थे उनको 36 आवर्स का रेस्ट मिलता था, लेकिन FDTL में जो अपडेटेड आया उसमें कहा गया कि अब आपको पायलट्स को 48 कंसेक्यूटिव आवर्स का रेस्ट देना ही पड़ेगा। सेकंड था कि पायलट्स कैन परफॉर्म ओनली 2 नाइट लैंडिंग्स इन अ वीक। पहले था कि कोई भी पायलट हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कहा गया कि अब कोई भी पायलट 2 नाइट लैंडिंग से ज्यादा नहीं कर सकता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो थी उसमें कहा गया कि किसी भी पायलट को या किसी भी क्रू मेंबर को 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटीज नहीं दी जाएंगी। फोर्थ, एयरलाइंस मस्ट रीडिजाइन क्रू रोस्टर्स एज पर द न्यू लिमिट्स। मतलब था कि अगर आप एक पायलट से 2 नाइट लैंडिंग ही करा सकते हैं, इट मीन्स कि आपको और पायलट चाहिए होंगे उस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि पहले 6 होते थे। लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी वो ये थी कि एयरलाइंस मस्ट सबमिट रेगुलर फैटीग रिस्क रिपोर्ट्स टू द DGCA। मतलब अगर किसी भी पायलट या क्रू मेंबर को, जो क्रूशियल क्रू मेंबर्स हैं, उनको फैटीग होता है, ठीक है, आप उसकी टेस्टिंग करेंगे और उसकी रिपोर्ट आप DGCA को सबमिट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। एक होती है फ्लाइट ड्यूटी, एक होती है फ्लाइट टाइम। फ्लाइट ड्यूटी क्या होता है कि जब कोई भी पायलट अपनी शिफ्ट पे आता है तो वहां से उसका फ्लाइट ड्यूटी शुरू होती है। वो अपने कॉकपिट में बैठकर अपने डॉक्यूमेंट्स भर सकता है, हो सकता है वो फ्यूल चेक करे, ठीक है, हो सकता है वो अदर जो फॉर्मेलिटीज है उनको फिल करे। और फ्लाइट टाइम क्या होता है कि जैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं पायलट को ATC से कि नाउ यू कैन मूव योर एयरक्राफ्ट टू दी रनवे, ठीक है, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए। लेकिन हो सकता है कि उसके बाद भी उसे 1-2 घंटे और लगे, बट इंजन स्टार्ट होने के बाद उसका फ्लाइट टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। नाउ लिसन टू दिस। ये जो गाइडलाइन इशू हुई थी ये हुई थी अप्रैल 2019 को, और रिवाइज्ड गाइडलाइन जो इशू हुई थी वो हुई थी 2024 जनवरी में। इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन थी वो थी 1 जून 2024, लेकिन 1 नवंबर 2025 को इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। अब सवाल ये है कि FDTL लाया ही क्यों गया था? काम तो चल ही रहा था। अगर आप क्रू मेंबर्स का, पायलट्स के मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं भी रख रहे हैं, आप उनके फैटीग का ध्यान नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें अगर स्लीप इनर्शिया हो भी रहा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? फ्लाइट चल रही है, वो अपनी शिफ्ट पूरी कर रहे हैं, लोग पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंच भी रहे हैं। तो अब मैं आपको वो बताता हूं जो DGCA ने एग्जैक्टली यहाँ कोट किया है। वो क्या है कि फटीग can impair a crew member's alertness and ability to safely operate an aircraft or perform safety related duties। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी पायलट या अदर क्रूशियल क्रू मेंबर को स्लीप इनर्शिया या फटीग है तो क्या होता है कि जो फ्लाइट की सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लेकिन फटीग और स्लीप इनर्शिया इतने डेंजरस क्यों है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2010 की एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का। एक फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से चली बेंगलुरु के लिए, ठीक है, जिसमें 2 पायलट, एक था सर्बियन पायलट जिसका नाम था ज़्लातको ग्लुसिका और उसका को पायलट था HS आलूवालिया। ये दोनों वहां से चले तो हुआ क्या कि ज़्लातको ग्लुसिका अफेक्टेड थे स्लीप इनर्शिया से, मतलब उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। बेसिक लैंग्वेज में अगर समझें हम, लेमैन की लैंग्वेज में, तो हुआ क्या कि फ्लाइट टेक ऑफ के बाद वो सो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो फ्लाइट बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास पहुंची तो वो एक जो एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है, मतलब वो उसके आसपास सिर्फ खाई है, वो एक पहाड़ी पे एयरपोर्ट है। उस एयरपोर्ट का उस टाइम पे रेडार सिस्टम खराब था तो वो सिग्नल नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद भी जो को पायलट थे आलूवालिया, उन्होंने देखा कि हम लोग रनवे के पास पहुंच चुके हैं। ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड ही ट्राइड टू वेक अप ग्लुसिका। अब ग्लुसिका जी पहली बात तो उठे बहुत देर में, ठीक है, तब तक बहुत लेट हो चुका था और फ्लाइट रनवे के पास पहुंच चुकी थी। वो जो फ्लाइट थी वो एक सेफ डिस्टेंस जो होता है रनवे से वो होता है अराउंड 6000 फीट, वो उससे बहुत ज्यादा ऊपर थी, लेकिन अब उसको लैंड भी करना था। ग्लुसिका वोक अप और ग्लुसिका ने सोचा कि मैं इस पॉइंट पे भी लैंड करता हूँ, एंड ही ट्राइड टू लैंड द फ्लाइट इवन आफ्टर कि वो जो कंडीशन थी वो बहुत ही सीवियर थी। उन्होंने लैंड किया, फ्लाइट शेक हुई, बट उन्होंने देखा कि रनवे खत्म होने वाला है और फ्लाइट की जो स्पीड थी
वो बहुत ज्यादा थी कि उनको पता था कि फ्लाइट वहां पर जाके रुकेगी नहीं। तो सिंस ग्लूसिका वाज इन चार्ज, उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब ये इसकी स्पीड तो ज्यादा है तो हम इसको यहाँ पे रोक तो नहीं पाएंगे। ही टुक अ डिसीजन कि मैं इस फ्लाइट को दोबारा टेक ऑफ करता हूँ। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है कि आप कभी भी फ्लाइट को दोबारा टेक ऑफ नहीं करते हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट होता है। बट लेकिन स्लीप इनर्शिया की वजह से ग्लूसिका कुड नॉट टेक द राइट डिसीजन और उन्होंने सोचा कि मैं इस फ्लाइट को वापस टेक ऑफ करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने टेक ऑफ वापस करने की कोशिश की, उसकी स्पीड बढ़ाई, तब तक रनवे खत्म हो चुका था और वो फ्लाइट जाके क्रैश हो गई, जिसमें 158 लोगों की डेथ हो गई। मैक्सिमम लोग उस फ्लाइट क्रैश में जिंदा जल गए। जो बचे भी जो जिंदा थे वो अपनी सेफ्टी बेल्ट ओपन नहीं कर पाए और जो ओपन करके बाहर निकलने की कोशिश की वो लोग एक बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और 158 लोगों की डेथ हो गई। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ स्लीप इनर्शिया की वजह से। अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है दुबई से मुंबई आने के लिए। फ्लाइट टेक ऑफ करते ही उसके दोनों पायलट सो जाते हैं, ठीक है, और वो फ्लाइट जैसे अपने डेस्टिनेशन के पास आती है, मतलब मुंबई के पास। अब ये जो फ्लाइट थी ये थी ऑटो पायलट पे। उसके बाद जब इसने अपना डेस्टिनेशन क्रॉस कर लिया और ये गोवा पहुंचने वाली थी, तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने उन पायलट्स को जगाया। दोनों पायलट्स जागे, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि फ्लाइट को वापस से घुमा के मुंबई लेके जाते हैं और वो मुंबई लेके गए और वहां पर उन्होंने सेफली लैंड किया। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि कितना क्रूशियल है ये इंश्योर करना कि आपके पायलट को स्लीप इनर्शिया तो नहीं है या वो फैटिग्ड तो नहीं है। अब वापस आते हैं इंडिगो के केस पे। पहली बात तो जब 2024 में गाइडलाइन इशू की गई थी तो अभी तक इंडिगो ने कोई भी गाइडलाइन को फॉलो करना शुरू क्यों नहीं किया? अगर आपको पता था कि आपको आगे चल के ज्यादा पायलट्स, ज्यादा क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपने अपना वर्क फोर्स, अपनी मैन पावर को इंक्रीज क्यों नहीं किया? आपने हायरिंग क्यों नहीं की? इसका आंसर मैं बताता हूं आपको कि दरअसल जो अदर एयरलाइंस है और जो इंडिगो है उसके जो ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अदर जो एयरलाइंस है वो ऑपरेट करती हैं पॉइंट टू पॉइंट मॉडल पे और जो इंडिगो ऑपरेट करता है वो है हब एंड स्पोक मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट मॉडल क्या है और हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। अब पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में क्या होता है कि लेट्स से कोई फ्लाइट दिल्ली से जा रही है मुंबई, तो वो सीधा दिल्ली से उड़ेगी और सीधा मुंबई में लैंड करेगी। लेकिन हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि वो फ्लाइट दिल्ली से उड़ेगी तो हो सकता है वो रास्ते में इंदौर रुके और वहां से और पैसेंजर्स को लेके फिर आगे मुंबई जाए। उससे क्या होता है कि अगर आपकी फ्लाइट खाली जा रही है दिल्ली से, कुछ अगर कैपेसिटी वो फुल पे नहीं जा रही है, तो हो सकता है कि इंदौर में वहां से और पैसेंजर मिले और आप मुंबई उनको लेके जाओ, तो उससे एक बेटर यूटिलाइजेशन होता है और आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। अब इसके लिए आपको चाहिए सफिशिएंट मैन पावर, क्योंकि अगर एक पायलट यहाँ से दिल्ली से पहले इंदौर गया और फिर इंदौर से मुंबई जा रहा है तो वहां पे एक बीच में गैप भी तो है, तो वहां पे वो फ्लाइट रुकेगी, हो सकता है 2-3 घंटे रुके, तो वो जो पायलट है, वो जो क्रू है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, उसकी जो फ्लाइट ड्यूटी है, वो टाइम बढ़ जाता है। अब अगर इंडिगो को इन गाइडलाइंस को जो है इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे ज्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी। उसे मैं ज्यादा नहीं करूंगा, उसे सफिशिएंट हायरिंग करनी पड़ेगी ताकि वो जो अपने एम्प्लॉयज हैं जिनको वो लेके जा रहा है, जो उसकी फ्लाइट को उड़ा रहे हैं, जो पायलट है, जो उसका क्रू है, उसको वो एक्सप्लॉइट ना करे, एक सफिशिएंट मैन पावर हो। लेकिन इंडिगो ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ, क्योंकि अब अगर इंडिगो हब एंड स्पोक मॉडल को भी फॉलो करता है और इन गाइडलाइंस को भी फॉलो करता है तो उसे ज्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी, उसे ज्यादा क्रू मेंबर्स चाहिए, उसे ज्यादा पायलट चाहिए, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और वो कॉस्ट किस पे जाएगी? पैसेंजर्स पे। तो वो जो उसकी एसओपी है, एक लो कॉस्ट एयरलाइन कह के जो अपने टिकट वो बेचती है, वो नहीं दे पाएगी। अब अगर उसकी टिकट प्राइसिंग और अदर एयरलाइंस की टिकट प्राइसिंग सेम है तो लोग उसमें जाएंगे ना जिसमें लग्जरी भी है, जिसमें फूड भी है, जिसमें बेवरेजेस भी सर्व हो रही है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, तो वो तो खत्म हो गया उसका एसओपी। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिगो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना चाहती। अब इंडिगो ने क्या किया? इंडिगो ने सोचा कि अगर ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, पैसेंजर्स अदर एयरलाइंस को प्रेफर करने लग जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट ना होने दिया जाए, और इसके लिए उनके पास सबसे बड़ी पावर थी उनका मार्केट शेयर।
65% मार्केट शेयर। मतलब आप कह सकते हैं कि एक मोनोपोली है। अगर किसी कंपनी की किसी इंडस्ट्री में मोनोपोली है तो वो किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी रेगुलेटरी बॉडी को उसके रूल्स को मोल्ड कर सकती है। अब यहाँ पे वो पॉइंट आता है जो एविएशन इंडस्ट्री एक्सपर्ट एलिगेशन इंडिगो पे लगा रहे हैं कि इंडिगो क्या कर रहा है कि अपना जो मोनोपोली है उसको यूटिलाइज करके वो ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट कम होगा, उसके नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो डेली उड़ती हैं वो कम हो जाएंगी, उसे ज्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी। अब ये समझते हैं कि कैसे इस इंसिडेंट से इंडिगो ने प्रूव कर दिया कि वो अगर नहीं चाहेंगे तो वो रूल्स को अप्लाई नहीं होने देंगे। उन्होंने रूल्स को तो मान लिया कि ठीक है, हम इस पायलट से 2 से ज्यादा नाइट लैंडिंग नहीं कराएंगे, लेकिन उसके बाद जो गैप बचा, जो 4 नाइट लैंडिंग और करानी है, उसके लिए उन्होंने पायलट की हायरिंग नहीं की, जिसकी वजह से फ्लाइट्स डिले होना शुरू हो गई। अब इंडिगो ये कर पाई इस वजह से क्योंकि इंडिगो का मार्केट शेयर इतना बड़ा है, 65% ऑलमोस्ट। लेकिन क्या ये किसी भी कंट्री में अलाउड होना चाहिए कि किसी एक कंपनी का 65% से ज्यादा शेयर है, इतनी बड़ी, वो भी एविएशन इंडस्ट्री में? अब इसमें रोल आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी रूल्स एंड रेगुलेशन बना भी सकती है और वो उससे रिलेटेड जो केसेस हैं उनका ट्रायल भी कर सकती है और वो फाइन भी लगा सकती है। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि कोई भी कंपनी का अगर शेयर 50% मार्केट शेयर से ज्यादा बढ़ रहा है तो उस देश के कंपटीशन जो कमीशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब ये डिसाइड कैसे हो सकता है कि किसी कंपनी की किसी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर के हिसाब से मोनोपोली है कि नहीं है? तो वो डिसाइड होता है कि अगर किसी भी कंपनी का किसी भी इंडस्ट्री में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, इट मींस कि उस कंपनी की उस इंडस्ट्री में मोनोपोली है। तो इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करना चाहिए था कि इंडिगो की मोनोपोली क्रिएट ना होती, ताकि जो डिसरप्शन आज इंडिगो क्रिएट कर पाई है, जो केओस आज इंडिगो क्रिएट कर पाई है, सिर्फ इसलिए कि इन रूल्स को, इस एफडीटीएल गाइडलाइंस को और दूर तक खिसका सके और गवर्नमेंट को डरा सके कि अगर आपने हमें इस चीज के लिए पुश किया तो एक बहुत बड़ा डिसरप्शन क्रिएट होगा क्योंकि हमारी मोनोपोली है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करना चाहिए था एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को और दूसरा डीजीसीए को, लेकिन दोनों मिलके ये रोल प्ले करने की बजाय क्या प्ले कर रहे हैं? सांप सीढ़ी। ये आई गाइडलाइंस, ये गई, ये वापस आ गई, ये आई गाइडलाइंस, ये गई, ये वापस आ गई। और इस बार भी इस नवंबर में यही हुआ, दिसंबर में यही हुआ कि उन्होंने एक गाइडलाइंस उठाई और बोला कि इनको स्ट्रिक्टली लागू करो। तो एक गाइडलाइंस इंडिगो ने इतने बड़े एग्जाम्पल के साथ फिर से वापस कर दी और टाइम ले लिया कब तक का कि 10 फरवरी तक का हमें टाइम दो, तभी हम इतनी हायरिंग कर पाएंगे, तभी हम इतने क्रू मेंबर्स को हायर कर पाएंगे, अदरवाइज तो जो केओस चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो ये रही डीजीसीए की गाइडलाइंस, ये रही पायलट्स की मेंटल हेल्थ और ये रही क्रू मेंबर्स की मेंटल हेल्थ। हम क्या करेंगे? हम तो प्रॉफिट बनाएंगे, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करेंगे, कम मैन पावर के साथ ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाएंगे। लेकिन अगर आपने हमें प्रेशराइज किया कि रूल्स को अप्लाई करो, तो हम क्या करेंगे? जो हमने इस बारी किया कि ना तो हम नई हायरिंग करेंगे और ना तो हम उस गैप को फिल करेंगे। हम एक पायलट से 2 नाइट लैंडिंग ही कराएंगे, लेकिन उसके बाद जो फ्लाइट डिले होगी, जो भी डिसरप्शन होगा, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देश की आम जनता। क्योंकि हमें तो फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से, और जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारी ब्रांड इमेज है, वो बनी रहनी चाहिए कि हाँ, हम एक लो कॉस्ट एयरलाइन हैं, तो हम एक लो कॉस्ट एयरलाइन रहना चाहते हैं, वो किसी भी कॉस्ट पे हो, चाहे वो 2010 की तरह 158 लोगों की जिंदगियों की कीमत पे क्यों ना हो। ये तो रही एविएशन इंडस्ट्री की बात, इंडिगो का पूरा सिनेरियो। लेकिन क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अभी भी इस बात पे ध्यान दे रहा है कि जो इंडिगो एक इंडस्ट्री में कर पाई है वो अदर कंपनीज किसी और इंडस्ट्री में ना कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। साफ एग्जांपल है कि अभी तक सीसीआई ने जितनी भी कंपनियों पे फाइन लगाया है उसमें से सिर्फ 1% फाइन कलेक्ट किया गया है, सिर्फ 1%। हाँ, सीसीआई गूगल पे और अमेजोन पे, इन सब पे तो लगा सकती है फाइन और इनको रेगुलेट भी कर सकती है और इनको ज्यादा स्टेक एक्वायर करने से, ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने से तो रोक सकती है।
अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर क्यों नहीं करने देती। क्यों ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी को ज्यादा स्टेक एक्वायर करने, ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने देना नहीं चाहिए। उसका रीजन पास्ट में है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, उसने क्या किया था? उसने एग्जैक्टली यही चीज की थी कि अपना मार्केट शेयर बढ़ाया और धीरे धीरे मोनोपोली बना ली थी। खैर, ये एक दूसरी कहानी है, एक दूसरे सेगमेंट की कहानी है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन रीजन यही है कि किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर नहीं बनने देना चाहिए और उसकी मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना चाहिए, ताकि वो कल के दिन गवर्नमेंट को घुटनों पे ना ला सके। लेकिन वहीं इसके सबसे बड़े बड़े एग्जाम्पल अब सेट होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जियो को ले लो। आज जियो का जो मार्केट शेयर है वो है 43.5% और एयरटेल का है 35.8%। मतलब जियो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने से मात्र 7% दूर है। उसके बाद आप एग्जांपल ले लो कि जब जियो लॉन्च हुआ था, उन्होंने क्या बोला था कि हम आपको फ्री डेटा देंगे, हम आपको फ्री कॉल्स देंगे, हम आपको फ्री मैसेजेस देंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि अब जब वो चाहते हैं तब वो उसके प्राइस बढ़ाते हैं, तब रिचार्ज का प्राइस बढ़ाते हैं और आपको वो रिचार्ज कराना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरा एग्जांपल है पोर्ट का। आज अडानी ने 24% तक पोर्ट इंडस्ट्री में मार्केट शेयर को एक्वायर कर लिया है और दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है JSW। लेट्स से अडानी आगे चल के अगर 50% तक का मार्केट शेयर एक्वायर कर लेता है और बाकी सारे प्लेयर्स छोटे रह जाते हैं। लेकिन कल के दिन अगर अडानी कंपनी बोलती है कि अगर आपको हमारे यहाँ हमारे पोर्ट पे शिप बर्थिंग करनी है, शिप को पार्क करना है, तो एटलीस्ट आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा। तब शिप कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो उतना चार्ज दिए बिना अपना काम चला सके। अगला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पेंट इंडस्ट्री का। आज बर्जर और एशियन पेंट्स के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है पेंट इंडस्ट्री में। एशियन पेंट्स के अकेले के पास 52 से 55% तक का मार्केट शेयर है। लेट्स से कि अगर कल के दिन बर्जर भी इतना ही मार्केट शेयर एक्वायर कर लेता है और अगर ये दोनों बोलते हैं कि नहीं भैया, हम तो इतनी प्राइसिंग रखेंगे ही और उसके अलावा आपके पास कोई और चॉइस नहीं होगी, आप क्या करोगे? अपने घर में पेंट कराना बंद कर दोगे या फिर आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो आप जियो रिचार्ज के साथ आज कर रहे हो। जो पैसा वो मांगेंगे आप उनको पे करोगे। अगली सबसे जो बड़ी मोनोपोली रिसेंट में क्रिएट हो रही है वो है अडानी की सीमेंट इंडस्ट्री में। अडानी ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर कर लिया, ACC को एक्वायर कर लिया, पैना सीमेंट को एक्वायर कर लिया, ओरिएंट सीमेंट को एक्वायर कर लिया और संघी इंडस्ट्रीज को भी एक्वायर कर लिया। और अभी इसका जो मार्केट शेयर है वो रिसेंट में ही 15% तक हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है आदित्य बिरला का अल्ट्राटेक, जिसका मार्केट शेयर आज है 25.9%। अभी आपको क्या है ना कि ये बहुत कम मार्केट शेयर लग रहा होगा। अडानी का भी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 15% ही तो है, लेकिन 1839 करोड़ की इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री 1839 करोड़ की है, इसमें 25% का मार्केट शेयर होना ये बहुत बड़ी बात है। और जिस स्पीड से अडानी की कंपनीज अदर छोटे छोटे प्लेयर्स को एक्वायर कर रही हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि उनकी मोनोपोली सीमेंट इंडस्ट्री में भी होगी। अब आखिरी में बात कर लेते हैं स्टील इंडस्ट्री की। स्टील इंडस्ट्री में सबसे बड़े दो प्लेयर हैं। पहला है जिंदल स्टील, जिसका मार्केट शेयर है 62.37%, मतलब ऑलरेडी मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। दूसरी कंपनी है JSW स्टील, जिसका मार्केट शेयर है 17%। अब लेट्स से कल के दिन JSW स्टील का मार्केट शेयर भी बढ़ के लगभग 35% तक पहुंच जाता है। इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर पहुंच जाता है तो क्या होगा? जो जिंदल स्टील और JSW स्टील बोलेंगी कि इतना प्राइस होना चाहिए, हम दोनों ये प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, कंपनीज को, लोगों को, हमें आम कंज्यूमर को उतना प्राइस पे करना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इस सब को रोक कौन सकता है? कौन है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कि वो मोनोपोली क्रिएट होने दे रहा है? और ये आज से नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी कंपनी का पिछले 10-15 सालों में मोनोपोली बनती जा रही है। ऑब्वियसली कुछ कंपनियों की बन रही है, लेकिन उसके बाद भी जो मोनोपोली कंटिन्यू क्रिएट हो रही है, उसको हम आगे कैसे रोक सकते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन कैसे ला सकते हैं, ताकि पहली चीज कोई भी कंपनी
मार्केट को, गवर्नमेंट को या आम कंज्यूमर को डोमिनेट ना कर पाए। तो सबसे पहली चीज है कि उसकी मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना चाहिए, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे और आम कंज्यूमर के पास एक बार्गेनिंग पावर हो कि अगर आप मुझे ये चीज इतने की दे रहे हो और मुझे कहीं सस्ती मिल रही है तो मैं वहां चला जाऊंगा। लेकिन आप सोचो कि अगर उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? सिर्फ एक के पास। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में होने लगा है। और एक और बात, ताकि कोई भी कंपनी, जैसा कि इंडिगो ने किया गवर्नमेंट के साथ कि मनचाहा एक्सटेंशन लिया, मनचाहा काम किया, हायरिंग नहीं की, जैसे ऑपरेट कर रहे थे वैसे ही किया, कोई गाइडलाइंस के साथ एडहेयर नहीं किया। अब ये समझना जरूरी है कि इस टाइप की मोनोपोली क्रिएट होने से रोकने के लिए कौन अकाउंटेबल है? तो वो है सबसे पहले CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका रोल ही यही है कि हर इंडस्ट्री में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे और कोई भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्री में केओस क्रिएट ना कर पाए। तो कंक्लूजन यही है कि इंडिगो ने हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जांपल लाके खड़ा कर दिया है कि अगर किसी की मोनोपोली होगी, किसी को इतनी ज्यादा पावर आप दोगे, इतना अलाउ करोगे, अगर आपकी नेग्लिजेंस होगी तो इस टाइप के केओस हर इंडस्ट्री में क्रिएट होते रहेंगे। लेकिन इस सिनेरियो में एक बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो मैं और आप भी करते हैं एज अ कंज्यूमर। अगर अब आपको पता चल चुका है कि इंडिगो अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करता है, वो अपनी फ्लाइट की सेफ्टी को, उसमें जो पैसेंजर हैं उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करता है, तो आई थिंक वी शुड मूव टूवर्ड्स अनदर एयरलाइन कंपनीज, ताकि इंडिगो को ये समझ आ सके कि हमारा कंज्यूमर भी अवेयर है, जागरूक है और वो ये क्रिएट नहीं होने देगा, वो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। तो आज के इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इंडिगो केस का पूरा सिनेरियो समझ आया होगा और आपको ये भी समझ आया होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में एक किसी कंपनी का मोनोपोली क्रिएट होने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या हो सकता है, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और हमें एज अ कंज्यूमर, मुझे और आपको वो किस हद तक बियर करना पड़ सकता है। ये सारे एग्जाम्पल आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए डिटेल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजर बट्टू दुनिया से।